बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हुआ था पॉइंट एस्टिमेशन के हवाले से। उसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी। पॉइंट एस्टिमेशन कह रहा हूँ, इंटरवल एस्टिमेशन के हवाले से, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा हमने इंट्रो दिया था और स्टार्ट किया था हाइपोथेसिस से, हाइपोथेसिस एनालिसिस। उसमें हमने नल वेक्टर देखा था, ठीक है, और सॉरी नल हाइपोथेसिस देखा था और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखा था। उसके हवाले से थोड़ी सी चीज़ें देखी थी। मैं स्लाइड्स शेयर करता हूँ। ये चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो और एक सैंपल हो और उसकी चेकिंग के लिए जो है ये हमारा कह लेंगे ये सारा प्रोसीजर है, मेथड है, ये टेस्टिंग है सारी। तो बेसिक आइडियाज़ यही थे कि हम जो किसी सैंपल के बारे में कोई राय वगैरह जो है या कोई रिज़ल्ट हम देखना चाह रहे हैं कि इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, तो उस हवाले से उसको हम चेक करने के लिए हाइपोथेसिस जो है जनरेट करते हैं। और उसमें ये मेजर जो बताया था कि जहाँ पर इक्वल का साइन होगा, ठीक है, वो नल हाइपोथेसिस में आएगा। यानी एवरेज आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें पॉपुलेशन की एवरेज में जहाँ पर हम इक्वल रखेंगे तो वो हमारा जो है नल हाइपोथेसिस में जाएगा। नॉट इक्वल वाला जो पोर्शन है वो जाएगा अल्टरनेटिव में। और दूसरा, नल हाइपोथेसिस में पॉपुलेशन के पैरामीटर होंगे, ना कि सैंपल के पैरामीटर्स, ठीक है। तो अजम्पशंस जो हैं, हाइपोथेसिस जो है वो हम क्रिएट करेंगे या अज्यूम करेंगे पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए, ठीक है, और चेक फिर हम उसको सैंपल से करेंगे। ये वही डिस्कशन कि हमने जो था अच्छा जी, ये जो प्रोसेस है उसको एक एग्जांपल है उसके हवाले से देखें। ये है लिखा हुआ, इस एग्जांपल को शायद देखी भी थी लेकिन इसको रिकॉल कर लेते हैं। द पॉपुलेशन मीन इज 50। ये एवरेज हो गया। पॉपुलेशन की जो मीन है उसके बारे में हमारा क्लेम है कि एवरेज जो है उनकी 50 हुआ करेगी। एक पॉपुलेशन है तो कुछ एरिया है, उसके हवाले से हमने सपोज किया हुआ है उसकी जो पॉपुलेशन मीन है वो इतनी होगी, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस में इक्वल आ गया कि हम सपोज करते हैं कि जो एवरेज एज है वो 50 है और जो एवरेज एज नहीं है वो H1 में चला गया। सैंपल द पॉपुलेशन एंड फाइंड सैंपल मीन, ठीक है। ये एक पॉपुलेशन दी हुई है और ये उसका सैंपल दिया हुआ, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन है यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लोग हैं और उसमें से 5 लोगों का उन्होंने सैंपल जो है अलग किया है। अब जो था हमारे पास जो कैलकुलेट किया, सपोज दैट द सैंपल मीन एज वाज 20। वो कहता है कि जो सैंपल हमें मिला उन लोगों की हमने एजेस कैलकुलेट की, ठीक है, और उनकी जो मीन आई, सैंपल की जो मीन आई वो 20 आई। दिस इज सिग्निफिकेंटली लोअर। और ये वो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन करीब करीब भी नहीं है, ठीक है। हम जिस तरह पिछले चैप्टर में मार्जिन रखते थे
कि इसके करीब करीब वैल्यू हो या ये इस इंटरवल के अंदर आती हो, उस हवाले से भी देखा जाए तो मीन से थोड़ा सा फ़र्क होता था, थोड़ा सा लेफ्ट पे थोड़ा सा राइट से। तो एवरेज 20 निकाल लिया, ये तो करीब करीब भी नहीं है, 47-48 होती तो फिर हम कह सकते थे कि ये उसके ना करीब करीब है। तो वो हमारा जो क्लेम है वो करीब करीब भी नहीं है, द सिग्निफिकेंटली लोअर है, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट नहीं की हुई, ये समझाने के लिए उसमें जो है ना लिखा हुआ है, गिवन कह लें एक किस्म का, कि जो पॉपुलेशन मीन है उसको उसने 50 कहा हुआ है, और ये उसने लिखा भी हुआ है सपोज। ठीक है, सपोज से मुराद ये है कि अज्यूम किया हुआ है, किसी फार्मूले से कैलकुलेट नहीं की हुई। ठीक है, दिस इज सिग्निफिकेंटली लो देन द क्लेम्ड मीन पॉपुलेशन एज ऑफ 50 इफ द नल हाइपोथेसिस वाज ट्रू। ठीक है, अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू होता, the probability of the getting such a different sample mean would be very small, so you reject the null hypothesis। ठीक है, तो अब जो है अगर हम कहें कि नल हाइपोथेसिस ठीक है, कि मतलब ये हमारा जो क्लेम है कि एवरेज एज जो है 50 है, ठीक है, और इसको हमने अज्यूम, नल हाइपोथेसिस को अज्यूम यही करना है कि ये ठीक है, ठीक है, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उस मीन से उसके करीब करीब भी नहीं है, सो वी कैन रिजेक्ट। तो हम ये जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसको लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स गेटिंग अ सैंपल मीन ऑफ 20 इज सो अनलाइकली, यानी कि बहुत मुनासिब नहीं है, इफ द पॉपुलेशन मीन वाज 50। तो पॉपुलेशन मीन अगर 50 है तो 20 उसके लिहाज से बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो जो चीज़ मुनासिब ना लगे, ठीक है, उससे हम ये नतीजा कंक्लूड करते हैं, द पॉपुलेशन मीन मस्ट नॉट बी, लाजमी तौर पे 50 नहीं होगी, यानी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो गया, क्योंकि नल हाइपोथेसिस हमने रिजेक्ट कर दिया। तो नल अगर रिजेक्ट हो गया है तो हमारा जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये हाइपोथेसिस उसका एक ग्राफ ड्रा किया हुआ है। ठीक है, मैंने नोट्स भी दिए थे, स्लाइड्स नहीं शेयर की थी, नोट्स शेयर किए थे, बुक शेयर की हुई है, उसमें मैंने कहा था छठा चैप्टर देखिएगा, उसमें ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो ग्राफ है उसके हवाले से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मीन जो है वो सेंटर में हुआ करती है, ठीक है, और जब ये कैलकुलेट की है तो ये लेफ़्ट साइड पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, और अगर तकरीबन ये इस जगह पे वो कह रहा है, तो आमतौर पे हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसको दो हिस्सों में यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जो है एक्सेप्टेंस रीजन, और एक कह देते हैं हम रिजेक्शन रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन से मुराद ये है कि हमारा जवाब अगर उसके अंदर अंदर आ गया तो हम उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेंगे, उस हाइपोथेसिस को हम कहेंगे कि ये ट्रू है। तो ये तो बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही ज़्यादा जाके बहुत दूर है। आम तौर पे जो कर्व का जो बेंड जहाँ पे ख़त्म होने लगता है, वहाँ से हम उसको रिजेक्शन रीजन में डालते हैं, कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ पे बेंड जो है ना तकरीबन पैरेलल आने की स्टार्ट होने लग जाता है एक्स एक्सिस के, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल, तो वो हमारा रिजेक्शन रीजन होता है, और बाकी जो हमारा है, ठीक है, वो एक्सेप्टेंस रीजन होता है। यूजुअल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जिस तरह वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वहाँ पे गिवन होता था, तो यहाँ पे भी उस तरह हम एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन उसके लिहाज से डेवलप करेंगे, एक्सेप्टेंस उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो ये लिखा हुआ है कि अगर एच नॉट ट्रू है तो वैल्यू जो है वो इसके करीब करीब नहीं होनी चाहिए। वैन द पॉपुलेशन मीन जो है अगर ये ठीक है तो इसके करीब करीब होनी चाहिए। और देन यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस दैट, अगर इस तरफ की तरफ आ रहा है हम रिजेक्ट कर देंगे, और इस तरफ भी आ रहा है तो ये टू टेल्ड है। ठीक है, कई दफ़ा डाटा के लिहाज से मैंने कहा था कि चेक कीजिएगा, तो
टू टेल या वन टेल अगर डाटा है तो उसके लिहाज से हम देखेंगे कि रिजेक्शन रीजन में तो लाई नहीं कर रहा। ये मेन थीम है कि हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेल कर्व है, बेल शेप है, उसमें हम उस ग्राफ के अंदर हम रीजन्स डेवलप करते हैं, रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस रीजन। तो अगर रिजेक्शन रीजन में हाइपोथेसिस की उसकी वैल्यू चली जाए नल हाइपोथेसिस की तो रिजेक्ट हो जाता है, और एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाए तो एक्सेप्ट हो जाता है। क्रूशल है अगर कुछ कुछ जगह पे एरर आ सकता है। एरर इन दिस सेंस कि जो रिजेक्शन रीजन की हमने बाउंड्री डेवलप की है, क्योंकि वो भी तो हमने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से डेवलप की होगी, तो अगर उसके कहीं पास पास है तो थोड़ा सा जो फ़र्क है उसको एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन की तरफ ले जा सकता है। तो जो वैल्यू रिजेक्शन रीजन के करीब हुआ करेंगी वहाँ पे गलती का एहतमाल हो सकता है, लेकिन जो थोड़ा रिजेक्शन रीजन से काफ़ी दूर है के अंदर काफ़ी आगे हैं, एक्सेप्टेंस रीजन से काफ़ी दूर हैं, तो उनके बारे में हम डेड श्योर होंगे कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड है। तो यही उसके हवाले से लिखा हुआ था, टेस्टिंग स्टैटिक्स एंड क्रिटिकल वैल्यूज। अब जो है उसके हवाले से वो ये बताना चाह रहा है, इफ द सैंपल मीन इज क्लोज टू द स्टेटेड पॉपुलेशन मीन, जो पॉपुलेशन मीन है अगर सैंपल मीन उसके करीब करीब है, देन द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, उसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको कंसीडर किया जाएगा, उसको ट्रू माना जाएगा। एक्सेप्ट नॉट रिजेक्टेड का मतलब ये है कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। एक्सेप्ट करने का मतलब से मुराद ये है कि उसको हम ट्रू कंसीडर करें। इफ द सैंपल मीन इज फार फ्रॉम द स्टेटेड पॉपुलेशन, यानी बहुत दूर चला गया है, रिजेक्शन रीजन के अंदर आ गया है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। हाउ फार इनफ टू रिजेक्ट, यानी कितना दूर होना चाहिए। अब यही सवाल है कि मीन से वो कितना दूर होना चाहिए। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिएट अ लाइन इन द सैंड। ठीक है, ये वो ही मैं अर्ज कर रहा था कि वो जो बेल शेप है वो सैंड टाइप, उसको वो कह रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके हवाले से हम जो है एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रीजन्स जो हैं वो डेवलप करेंगे। इट आंसर द क्वेश्चन हाउ फार इज फार इनफ, कि वो कित दूर जो है वो कितना दूर हमें काबिल कबूल है और कितना दूर हमें काबिल कबूल नहीं होगा। ये देखिएगा, द टेस्टिंग ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है टेस्ट सेट्स की। तो उसी तरह ये देखिएगा कि क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ हम लेंगे, ठीक है, और उसके हवाले से हम निशान लगा लेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू से लेफ़्ट जो है इधर, और इस क्रिटिकल वैल्यू से राइट जो है ये रिजेक्टेड रीजन में चला जाएगा, और जो एक्सेप्टेड है। तो टू फार अवे का मतलब क्या है कि वो रिजेक्टेड रीजन में फॉल करे। नॉन रिजेक्ट रीजन ऑफ नॉन रिजेक्शन कह लें या एक्सेप्टेंस रीजन कह लें, उसके अंदर अगर फॉल करता है, उसके अंदर वैल्यू आती है, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इशू कब होगा, जब जवाब जो है हमारे क्रिटिकल वैल्यू के करीब आना शुरू हो, उस वक्त हमें इशू हो सकता है। अदरवाइज हम कॉन्फिडेंट होंगे कि इस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, जिस रीजन में भी वो फॉल करे। ठीक है, तो ये उसी हवाले से उन्होंने जो है एरर्स की टाइप बनाई है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ के करीब जाके अगर चले जाएँ तो किस तरह का सूरत हाल बन सकती है। ये दो तरह के एरर आ सकते हैं, पॉसिबल एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। कौन कौन सी जो है, टाइप वन एरर क्या है, दो तरह के हैं। टाइप वन एरर ये है, रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। वो तकरीबन नल हाइपोथेसिस जो है वो जो है क्रिटिकल वैल्यू के बिल्कुल करीब है, लेकिन रिजेक्शन, यानी ये लिमिट वाला हिसाब है कि ये जो रिजेक्शन रीजन है क्रिटिकल वैल्यू है उसकी नेबरहुड में चलेगा। तो ये जो है तो
टाइप 1 एरर जो है कि आप जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू होता है। इसकी सूरत हाल मैंने ये अर्ज की है कि जो हमारे पास उसकी वैल्यू है नल हाइपोथेसिस की, जब हम आगे देखेंगे एग्जांपल्स में टेबल वगैरह से वैल्यूज निकालेंगे तो ये क्रिटिकल है वैल्यू, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इधर आ जाती है, यानी क्रिटिकल वैल्यू के लिमिटिंग साइड पे आ जाती है, राइट साइड पे या इस साइड में लेफ्ट साइड पे आ जाती है क्रिटिकल वैल्यू के बिल्कुल उसके नेबरहुड में, बिल्कुल उसके साथ लिमिटिंग रीजन में आ जाती है क्रिटिकल वैल्यू के। यानी लिमिटिंग वैल्यू थोड़े से, बहुत ही थोड़े से मार्जिन से जो है वो रिजेक्शन रीजन में चली जाती है। तो अब वहाँ पे क्या सूरत हाल हो सकती है कि आप जो है नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये टाइप 1 एरर जो है ये बहुत सीरियस किस्म का एरर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो उसी हवाले से ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टाइप 1 एरर इज अल्फा, ठीक है। ये वही जो सिग्निफिकेंस लेवल होता था उसके हवाले से, कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्ट सेट बाय द रिसर्चर इन एडवांस। और ये भी आपने खुद जो है जो जो टेस्ट कर रहा है उसने सेट करनी है। और अगली बात ये टाइप 2 एरर ये है कि नल हाइपोथेसिस गलत हो, ठीक है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लें, आप फेल हो जाएं उसको रिजेक्ट करने में। क्योंकि नल हाइपोथेसिस को जब भी आप स्टार्ट करते हैं उसको ट्रू मान के चलते हैं, तो जिस बात को सच्चा मान के आप चले हुए हैं उसको आप गलत साबित करने में नाकाम हो जाएं, लेकिन और वो हो गलत, ठीक है, तो तब भी जो है उसको टाइप 2 एरर कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए था लेकिन आप उसको रिजेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, यानी आप उसको रिजेक्शन रीजन में दिखाने में नाकाम हो जाते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा था इधर भी कि वो इस साइड पे आ जाता है, यानी एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाता है लेकिन बिल्कुल क्रिटिकल वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू में आके वो आ जाता है। तो अब वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, डेसिमल्स का फ़र्क होता है, तो वो डेसिमल के फ़र्क की वजह से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हालांकि उसको रिजेक्ट होना चाहिए था। यानी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये टाइप 1 एरर है, ये ज़्यादा सीरियस कंसिडर किया जाता है। और टाइप 2 एरर ये है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना चाहिए था, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ये जो टेबल है जो बना हुआ है कि H02 है, तो टाइप 1 एरर क्या है और टाइप 2 एरर क्या है, ये थोड़ा सा देख लें। ये लिखा हुआ है कि H0 ट्रू, H0 फॉल्स। ये डिसीजन आप ले रहे हैं, डोंट रिजेक्ट, रिजेक्ट H0। अब H0 ट्रू है और आप उसको रिजेक्ट नहीं करते हैं, प्रोबेबिलिटी वही वो 1 माइनस अल्फा जो है वो उसमें आना चाहिए। हाँ जी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट का जो इंटरवल है वो क्रिटिकल वैल्यू से डिसाइड करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी देख रहे हैं कि किस तरह की कंसेप्चुअली किस तरह के एरर्स और क्या जो थीम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वो है। तो एच नॉट ट्रू है और आप भी रिजेक्ट नहीं करते तो नो एरर, लेकिन आप रिजेक्ट नहीं करते लेकिन एच नॉट फॉल्स है, ठीक है, तो ये टाइप 2 एरर है, ठीक है। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको आप बीटा कह रहे हैं, नाम दिया हुआ है। सीरियस केस ऐसे बनेगा वो जो क्रिटिकल वैल्यू है उसकी लिमिटिंग वैल्यू के उसके करीब करीब वैल्यू हो, लेफ्ट पे या राइट पे। जिस तरह लिमिट जो पॉइंट आता है, लिमिटिंग पॉइंट होता है, उसकी दो लिमिट्स होती है ना, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट्स, ठीक है। तो उसकी नेबरहुड में चला जाता है, वो मार्जिन भी हम खुद डिसाइड करते हैं कि कितने की लिमिटिंग सेंस में चला जाए, 2,
4 डेसिमल पॉइंट्स के बाद देखेंगे या 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद देखेंगे या 3 डेसिमल पॉइंट्स के बाद देखेंगे, उसके हवाले से जो है ये टेस्ट की एक्यूरेसी और उसके हवाले से हम जो स्टार्ट में जो है जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिसाइड करेंगे उसके हवाले से देखेंगे। अगली बात ये थी जी, माइक खोल के पूछ लें। जी, ये अभी बताते हैं क्रिटिकल वैल्यू जो है वो फाइंड किस तरह करते हैं, ये नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो आप रिजेक्ट कर देते हैं एच नॉड को जब वो ट्रू होता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन होती हैं लैब्स वगैरह में आमतौर पे, मतलब एच नॉट ट्रू है, यानी आजकल जिस तरह कह लें कि टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के, ठीक है। तो एक बंदे को कोरोना है लेकिन आप टेस्ट इस तरह करते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं इसको कोरोना नहीं है, तो ये ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि उसको कोरोना नहीं है और आप कह देते हैं कि इसको कोरोना है। तो वो सेफ्टी मेजर्स ही लेंगे ना आप। तो ज़्यादा गलती किसमें है कि एक चीज़ ट्रू है और आप उसको गलत कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा एरर है। ये इससे टाइप 1 एरर मुराद है, यानी एच नॉट ट्रू है लेकिन आप रिजेक्ट कर देते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि एच नॉट गलत था और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बनिस्बत इसके गलती तो ये भी है, ठीक है। वो जो मतलब अगर कोरोना उसको नहीं है और आप उसको कह देते हैं कि इसको कोरोना है, तो वो तो बेचारा 15 दिन के लिए अंदर हो गया ना, घर में बैठ गया 15 दिन के लिए। लेकिन बनिस्बत इसके कि उसको कोरोना नहीं है और आप उसको बाहर भेज दें, तो वो लोगों को, दूसरों को भी वो जो है बीमार करेगा और खुद जो उसके हेल्थ इश्यूज अगर डिस्टर्ब हो गए तो वो प्रिकॉशंस नहीं ले सकेगा, क्योंकि उसके ज़हन में तो यही कि उसको कोरोना नहीं है। तो इस वजह से जो है, ठीक है। और एच नॉट फॉल्स है और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 माइनस बीटा कहते हैं। अब ये अल्फ़ा बीटा क्या चीज़ें हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से अभी तक हमने ये देखा है कि टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं कि रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन क्या है, और उसके हवाले से हमने फिर देखा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर क्या है, कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं उसके हवाले से अभी हम ये देखते हैं। अब ये देखिएगा कि कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है 1 माइनस अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट, ये एक्सेप्टेंस रीजन कह लें 1 माइनस अल्फा जो है व्हेन इट इज़ ट्रू, नॉट यानी आपने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करना है, नॉट रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज़ ट्रू, यानी एच नॉट ट्रू है और उसको आपने रिजेक्ट नहीं करना, तो वो जो रीजन है वो आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कहलाता है 1 माइनस अल्फा। और उससे कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, ठीक है। और पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है, ये जो पावर है यानी ये रिजेक्शन रीजन के हवाले से बात कर रहा है, उसको 1 माइनस बीटा कह रहा है, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन इट इज फॉल्स। तो यानी वो गलत है और गलत साबित करने के लिए यानी एच नॉट को रिजेक्ट करने के लिए, गलत साबित करने के लिए जो आप पावर कह लें, यानी जो रीजन आप डिसाइड करते हैं रिजेक्ट रीजन, उसको 1 माइनस बीटा कहते हैं, ठीक है। ये उसके उन्होंने नाम रखे हुए हैं, एक को कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट और दूसरे को पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ठीक है। अभी देख लेते हैं अल्फा क्या होता है, अभी बताते हैं आपको। ये फर्दर जो है टाइप 1 एरर का और टाइप 2 का एरर का आपस में क्या रिलेशन है, ये सवाल असल में ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उस हवाले से इस वजह से इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर डिस्कस किया गया हुआ है, इसलिए थोड़ी सी जो थ्योरी है इस हवाले से ज़्यादा है। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। आप किसी भी लैब में जाके जब टेस्ट कराते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, अगर वो टेस्ट करने वाला बंदा ही ठीक ना हो या उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कैलिब्रेशन ही प्रॉपर ना हुई हो, तो आपकी ये जो अजम्पशंस हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये मिस्टेकनली जो है ये एरर आ सकते हैं।
तो जब आप लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बता रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल डाटा ही होता है, ये जो लैब्स वगैरह में होता है, और स्टैटिस्टिकल स्टाइल से ही ये आपके टेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट आजकल जो रिपोर्ट दे रही है, इतने मरीज मर रहे हैं, इतने ऐसे मर रहे हैं, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बुनियाद के ऊपर ही दे रही है। ठीक है, तो ज़्यादा एप्लीकेशंस के हवाले से जो पॉपुलर मेथड है प्रेडिक्शंस के हवाले से, कोई स्टेटमेंट के हवाले से, ट्रू या फॉल्स के हवाले से, वो उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही चेक किया जाता है। तो इस हवाले से भी इसकी जो डिस्कशन है उसमें एरर्स जो हैं उनको डिस्कस किया जाता है, ताकि माइंड में रहे। बाद में अगर कोई स्टेटमेंट दे दी जाए तो वो अगर वो गलत थी और आपने उसको ठीक कह दिया है तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। इस हवाले से जो है वो कह रहे हैं कि आपने जो एरर्स हैं इनको प्रॉपरली कंसिडर करना है। तो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर्स कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम्स। दोनों एरर्स इकट्ठे नहीं हो सकते। मतलब एक टेस्ट करते हुए टाइप 1 एरर आया है तो लाजमी नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि उसमें टाइप 2 एरर भी आ जाए। तो एक वक्त में एक एरर ही आता है, और या टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा अगर एरर आएगा। अगर बंदा काबिल है, टेस्ट सही करता है और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी कैलिब्रेशन भी ठीक है, उसकी रीडिंग्स अच्छी हैं, यानी वो प्रॉपर सही रीडिंग्स देता है। आपने देखा होगा जब आप लोग वेट करते हैं तो कई दफ़ा उसकी जो मशीन वगैरह की जो सुई होती है, जब वो ऊपर कोई भी बंदा ना खड़ा हो तो वो ज़ीरो पे नहीं होता। तो ज़ीरो पे नहीं खड़ा होता, इसका मतलब है उसमें एरर होता है सुई में। उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी उसको प्रॉपरली उसकी जो रीडिंग का स्टाइल है उसको जो है ठीक करना पड़ता है, ताकि वो सही रीडिंग दे और सही जवाब दे। तो वो लेने वाले पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर उसकी सुई पीछे हुई ज़ीरो से, तो आप खड़े होंगे तो वो आपका वेट कम बताएगा, आप तो खुश हो जाएंगे और डाइटिंग छोड़ देंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। और अगर वो ज़्यादा है और आपका वेट कम है, यानी वो राइट साइड पे है ज़ीरो के, तो जब आप उस पे खड़े होकर वेट करेंगे तो वो आपका वेट ज़्यादा बताएगा। तो हो सकता है आप परेशान हो के खाना पीना ही छोड़ दें। तो दोनों सूरतों में नुकसान है। इसका मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली कैलिब्रेट हो, यानी सही रीडिंग देते हो, और रीडिंग लेने वाला बंदा भी जो है उसको पता हो, और उस ये सेंसिटिव होना चाहिए क्योंकि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। तो उस हवाले से वो सेंसिटिविटी को मेजर भी कर सकता हो, और उसके हवाले से ये जो एरर्स है हमें जो उसमें पेश आ सकते हैं, ये चीज़ें भी उसके मद्देनज़र हों। तो लिखा हुआ है टाइप 1 एरर कैन ओनली अकर इफ एच नॉट इज़ ट्रू। टाइप 1 एरर किस वक़्त होगा? ये जब एच नॉट ट्रू होगा। ये हो ही उस वक़्त सकता है, यानी एच नॉट ट्रू हो और हम उसे रिजेक्ट कर दें। और टाइप 2 एरर किस वक़्त हो सकता है? जब एच नॉट फ़ॉल्स हो और हम उसको ट्रू कर दें। ठीक है? और टाइप 1 की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अल्फ़ा कहेंगे, और जो टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी है उसको बीटा कहेंगे। ऑल एल्स इक्वल, ये बराबर हैं। बीटा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस पैरामीटर एंड इट्स ट्रू वैल्यू। तो बीटा अगर ज़्यादा है तो अल्फ़ा कम होगा। ठीक है, बीटा अगर ज़्यादा है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर को जाएगी। और बीटा अगर ज़्यादा है तो जो एन है, सैम्पल साइज़ है, वो कम हो। ठीक है, ये जो हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग, यानी अल्फ़ा कम ले रहे हैं हम, ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या सैंपल साइज़ बहुत कम ले रहे हैं, उस सूरत में ये जो बीटा है, टाइप 2 एरर है, इसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। ये वही एग्जांपल थी, और उसके हवाले से जो है हम देख रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा होगा और वो 5% बचेगा, जिस तरह पिछली दफ़ा था। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है जो है उसको अल्फ़ा कहा हुआ,
और अल्फ़ा हर दफ़ा जिस तरह एस्टिमेशन में हमें बताया होता था कि इतना कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, बस 95% कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, तो वो जो 5% होता है उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। क्योंकि इधर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए कहते हैं कि वो रिजेक्शन रीजन में जाना होता है। तो टू टेल टेस्ट है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा बाय 2 इधर ली वैल्यू, अल्फ़ा बाय 2 वैल्यू इधर ली, ठीक है। तो अब वो जो अल्फ़ा था उसको 2 हिस्से कर लिए, इधर भी छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया। अब ये था कि म्यू, ये एक टेस्ट है हमारे पास, उसमें हम कह रहे हैं कि उसकी जो एवरेज है वो 30 होगी, तो वो नल हाइपोथेसिस में चलेगा क्योंकि इक्वल है, और 30 नहीं होगी, ठीक है, ये अल्टरनेट में चला गया। तो क्रिटिकल वैल्यूज जो है ये अल्फा बाय 2 है, तो वो टेबल जी डिस्ट्रीब्यूशन वाला वो उसी को यूज़ करते हैं हम यहाँ पे भी। तो इधर अगर जवाब आ जाएगा तो हम उसको जो है रिजेक्ट कर देते हैं, इधर आ जाएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे वहाँ पे जो मार्जिन होता था कि 95% ठीक है तो 5% का मार्जिन है, तो यहाँ पे उसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेंगे। क्यों कि ये सिग्निफाई कितना है, ये रिजेक्शन रीजन में आता है। तो ये सिग्निफिकेंट है कि जो रिजेक्शन रीजन है आपने उसको कितना रखा हुआ है, वो सिग्निफिकेंट कहलाता है। और ये दिस इज टू टेल बिकॉज देयर इज अ रिजेक्शन रीजन इन द बोथ टेल्स, ठीक है। इसको टू टेल कहेंगे क्योंकि दोनों साइड्स पे, अगर वन टेल्ड हुआ तो फिर अल्फा ही होगा और एक साइड पे राइट पे या लेफ्ट पे होगा, ठीक है। बाकी बात इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक हो गया जी। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। सर टाइप 2 के बारे में थोड़ा एक बता दें प्लीज। टाइप 2 से मुराद ये है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है, यानी वो बात जो हमने अज्यूम की हुई है वो गलत बात है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी गलत बात को ठीक कह देते हैं। ठीक बात को गलत कहना ये टाइप 1 एरर है, और गलत बात को ठीक कहना ये टाइप 2 एरर है, सादा लफ्जों। ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।